Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, उनको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। और टाइटल हमारा क्या है? फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम। यानी एंजाइम का जो रिएक्शन है, क्योंकि एंजाइम का फंक्शन है उसने रिएक्शन को तेज़ करना है। अब ये जो रिएक्शन को तेज़ करने की जो रफ्तार है, इसको कुछ फैक्टर है जो उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। उन फैक्टर्स को आज हमने डिस्कस करना है। पहले देखना ये है कि फैक्टर से मुराद क्या है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, बल्कि लास्ट टाइम नहीं, काफ़ी दफ़ा हमने इस चैप्टर के अंदर ये बात बार बार डिस्कस की है कि अगर एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर है, स्पेसिफिक इन नेचर क्यों है? क्योंकि उसकी दो बड़ी प्रॉपर्टी हैं कि उसकी जो एक्टिव साइट पे स्पेसिफिक चार्ज होता है और उसकी एक्टिव साइट की एक स्पेसिफिक शेप होती है। ये दो चीज़ें हैं जो एंजाइम को स्पेसिफिक बनाती हैं। अगर कोई फैक्टर इन दो चीज़ों को तब्दील कर दे तो फिर ऑटोमेटिकली जो एंजाइम के काम करने की जो रफ्तार है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले देखना ये है कि एंजाइम के जो काम करने की स्पेसिफिसिटी है, यानी एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर है, इज ड्यू टू, क्योंकि उसकी केमिस्ट्री से क्या मुराद है? उसके अमाइनो एसिड के जो कंपोनेंट है वो उसकी वजह से उसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज आता है। कन्फिगुरेशन का मतलब है शेप। तो एंजाइम की स्पेसिफिक शेप और उसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन या केमिस्ट्री की वजह से हर एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ये बात हमने काफ़ी दफ़ा इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की। कोई भी ऐसी चीज़ दैट आल्टर द केमिस्ट्री और कन्फिगुरेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर दे या उसकी शेप को बदल दे या उसके स्ट्रक्चर को बदल दे, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बदल सकती है। तो ये अपने फैक्टर्स की डेफिनेशन याद रखनी है कि वो फैक्टर जिसने एंजाइम के रिएक्शन को बदलना है तो वो कैसे बदलेगा? या तो उसकी केमिस्ट्री को बदल देगा या फिर उसके स्ट्रक्चर को बदल देगा या उसकी शेप को बदल देगा। तो हमारे पास चार बड़े फैक्टर हैं जो एंजाइम के रेट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एंजाइम की तादाद बढ़ती चली जाएगी, रिएक्शन रेट बढ़ता चला जाएगा, बशर्ते कि दो चीज़ें हमारे पास हो। सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, ये ना हो कि हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, सबस्ट्रेट ही ख़त्म हो जाए। तो जब सबस्ट्रेट ख़त्म हो गई तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन रुक जाएगा। तो फिर हमने शर्त ये लगा रखी है कि जब अनलिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो और हम एक स्पेसिफिक टाइम में इसको चेक कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसको चेक कर रहे होते हैं, तो इट इज़ डायरेक्टली, यानी एंजाइम कंसंट्रेशन जो है, एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शंस। तो एंजाइम रिएक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो चीज़ें कि सबस्ट्रेट की जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड हो और हम ये जो चेक कर रहे हैं वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चेक कर रहे हैं। जैसे हमने स्पेसिफिक कर दिया, हमने 1 घंटे के अंदर चेक करना, फिर जब हम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बढ़ाएंगे फिर भी हम 1 घंटे के अंदर चेक करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें लाजमी जुज़ हैं, तब जाके हम एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट चेक कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम के ऊपर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि काम करने वाले ज़्यादा होंगे तो काम ज्यादा होगा। इफ वी डबल द एंजाइम कंसंट्रेशन, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। रीजन क्या है? तो रीजन बड़ी सिंपल सी है। एंजाइम बढ़ाएंगे, उसकी नंबर ऑफ एक्टिव साइट बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ एक्टिव साइट के बढ़ने से सबस्ट्रेट ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो रीजन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने के? एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ी, नंबर ऑफ एक्टिव साइट बढ़ी और नंबर ऑफ एक्टिव साइट के बढ़ने से सबस्ट्रेट के ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट है। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये दूसरा बड़ा फैक्टर है। अच्छा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम दो हवालों से चेक करते हैं, एट लो कंसंट्रेशन, एट हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन से क्या मुराद हो? जब एंजाइम की मिकदार ज़्यादा हो, सबस्ट्रेट की मिकदार कम हो, तो सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास 4 लोग हैं, A, B, C, D, ये 4 लोग हैं।
और ये चारों की सलाहियत है, उन्होंने 1 घंटे के अंदर 1 चेयर बनानी है। अगर उनको 1 चेयर का सामान हम प्रोवाइड कर दें, 1 घंटे के अंदर उन्होंने 1 चेयर बनानी है। तो अगर मैं 1 चेयर का सामान भेजूं और 1 घंटे बाद यहां से आवाज दूं भाई मुझे चेयर चाहिए, तो 1 घंटे बाद 1 चेयर बाहर आएगी, क्योंकि सामान कितने का गया है, 1 चेयर का गया। अगर मैं 2 चेयर का सामान भेजूं और 1 घंटे बाद, हमने कहा गिवन पीरियड ऑफ टाइम लाजमी हमने देखना है, तो 1 घंटे बाद जब आवाज लगेगी तो 2 चेयर बाहर आएगी, क्योंकि पहले 1 चेयर इसने बना ली है, 1 चेयर उसे 1 घंटे में इसने बनानी है। तो उसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन पहले से क्या हो गया, डबल। हमने सपोज मैं कहता हूं ये जो चेयर का सामान है ये सबस्ट्रेट है, और ये जो हमारे लोग हैं काम करने वाले ये एंजाइम्स हैं। जब मैं 3 चेयर का सामान भेजूंगा तो 1 घंटे बाद आवाज लगेगी तो 3 चेयर बाहर आएगी, 4 का भेजूंगा तो 4 आएगी। अगर मैं 5 का भेजता हूं 1 घंटे बाद जब मैं आवाज लगाता हूं तो 4 ही चेयर बाहर आएंगी, क्योंकि जब 5 का सामान एक इसके पास चला गया, एक इसके पास, एक इसके पास, जो 5वीं चेयर का सामान है वो खाली पड़ा रहेगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी है 1 घंटे में इन्होंने 1 चेयर बनानी। तो जब 1 घंटे बाद आवाज, चाहे मैं 10,000 चेयर का सामान भेज दूं, हमेशा 1 घंटे बाद कितनी चेयर बाहर आएंगी, 4। तो आप देखें जब सबस्ट्रेट कम थी, एंजाइम ज्यादा थे, सबस्ट्रेट के बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ रहा था। तो यही है एट लो कंसंट्रेशन बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिएक्शन विल इंक्रीज, रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन एट हाई कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और एंजाइम कम रह जाए, इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, हमने एंजाइम कंसंट्रेशन की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रखी, जैसे यहाँ हमने 4 रखी, तो सबस्ट्रेट के मालिक्यूल अगर हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले, एक वक्त ऐसा आएगा कि रिएक्शन कांस्टेंट हो जाए, स्टॉप नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट ये कह देते हैं कि जब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होती है रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। तो इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाएगा, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ाया जाए, अ पॉइंट इज रीच, एक पॉइंट ऐसा पहुंचेगा, फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर उस पॉइंट से ज्यादा हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, डू नॉट इंक्रीज द रिएक्शन एनी मोर, तो मजीद रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज, इसकी क्या वजह है, क्योंकि काम करने वालों के पास जगह नहीं है कि वो अपना मजीद काम ले सके, क्योंकि उनकी कैपेसिटी है कि उन्होंने 1 घंटे के अंदर 1 चेयर बनाई, जैसे यहाँ एग्जांपल के अंदर। तो इसी तरह दिस इज बिकॉज कांस्टेंट क्यों हो जाता है, एट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑल एक्टिव साइट आर ऑक्युपाइड, कि जब हमारे पास एंजाइम के मालिक्यूल लिमिटेड हो, सबस्ट्रेट के मालिक्यूल ज्यादा हो, तो हमेशा क्या होता है कि जो एंजाइम की हर एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जुड़ी हो, तो मजीद जो आने वाले सबस्ट्रेट के मालिक्यूल, तो उनको वो जगह नहीं मिलेगी, तो इस वजह से रिएक्शन मजीद बढ़ेगा नहीं। तो ऑल एक्टिव साइट आर ऑक्युपाइड, फर्दर इंक्रीज विल नॉट इंक्रीज द रिएक्शन, इस वजह से मजीद बढ़ाने से रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। बात किसकी हो रही है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मजीद बढ़ाने से रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन, इसको सैचुरेशन कहा जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। तो यहां से आपने स्टार्ट करना है कि इफ एंजाइम कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखा जाए और सबस्ट्रेट के अमाउंट को बढ़ाया जाए, तो एक ऐसा पॉइंट पहुंचेगा जब हम मजीद सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ रहा होगा, यानी रिएक्शन कांस्टेंट होगा। उसकी क्या वजह है, क्योंकि जितनी भी एक्टिव साइट है उन पे कब्जा हो चुका है, मजीद सबस्ट्रेट को बाइंड करने की जगह नहीं मिलेगी, और इस पॉइंट के ऊपर मजीद सबस्ट्रेट का बढ़ना रिएक्शन को नहीं। तो सैचुरेशन का मतलब है जिसके जब गुंजाइश ना हो, इसका लफ्जी मतलब ये है जब किसी की गुंजाइश, किसी भी चीज़ की गुंजाइश ख़त्म हो जाए, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। जैसे हमने एक ग्राफ बनाया है ए और बी, ये डिफरेंट एंजाइम कंसंट्रेशन है, डिफरेंट एंजाइम कंसंट्रेशन। एक की कंडीशन में एंजाइम थोड़े से ज़्यादा है, बी की कंडीशन में एंजाइम थोड़े से कम है। तो हुआ क्या है, शुरू में सबस्ट्रेट के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, ये ग्राफ इस तरह जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब है ये वो पॉइंट है व्हेन ऑल एक्टिव साइट आर ऑक्युपाइड, जब सारी एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो जाती। अच्छा, कोई आपसे पूछे एक हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट है, मतलब एक कांस्टेंट लेवल आ गया, अगर हम उस कांस्टेंट लेवल पर मजीद रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर कैसे बढ़ाएंगे, तो उसका एक ही जवाब होगा, आपको एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगी। जैसे जब बी कंडीशन थी
तो सैचुरेशन पॉइंट जल्दी अचीव हो गया। जब एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो सैचुरेशन पॉइंट थोड़ा सा देर से अचीव हुआ, यानी ज्यादा प्रोडक्ट बनी। तो सैचुरेशन पॉइंट पे अगर हम मजीद रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, फिर रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन जब अगर एंजाइम कांस्टेंट है, फिर एक थोड़ी देर बाद एंजाइम रिएक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो दो लेवल है, अगर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कम हो, एंजाइम की ज़्यादा हो, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि रिएक्शन मज़ीद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारी एक्टिव साइट पर कब्ज़ा सबस्ट्रेट का हो चुका है। मज़ीद बढ़ाने से रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। ये उसका ग्राफ है। तो ये ग्राफ भी बाद दफ़ा पूछ लिया जाता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रा करें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेसिकली जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक, क्योंकि एक लिमिट के बाद एंजाइम डिनेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक जनरल रूल है एंजाइम के हवाले से, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और एक लिमिट तक। जैसे ह्यूमन बॉडी की जो लिमिट है वो 37-38 तक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन कम हो और एक वक्त ऐसा रिएक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो एक जनरल रूल है कि अगर हम 10 सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन डबल हो जाते हैं। यानी अगर हमारे पास 15 सेंटीग्रेड पर 4 प्रोडक्ट बन रही है, इस केस में एंजाइम भी अनलिमिटेड है और सबस्ट्रेट भी अनलिमिटेड है। 25 सेंटीग्रेड पे 10 सेंटीग्रेड हमने बढ़ाया, 8 प्रोडक्ट बनी। 35 सेंटीग्रेड पे कितनी बढ़ेंगी? अब ये नहीं लिख देना कि जैसे 12 बढ़ेंगी, क्योंकि हमने 25 सेंटीग्रेड पे जो प्रोडक्ट बने इसका डबल होगी जब 10 सेंटीग्रेड, तो यहाँ 16 बनेगी। ये थोड़ा सा एहतियात से आपने जहन में रखना है कि जितना हमारे पास 10 सेंटीग्रेड से पहले प्रोडक्ट बन रही थी, 10 सेंटीग्रेड बढ़ाने के बाद वो प्रोडक्ट डबल हो जाती है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपना मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, वर्क करते हैं, वो उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाते हैं। और ह्यूमन बॉडी के जितने भी एंजाइम है वो 37 सेंटीग्रेड पर ये मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्शन क्यों बढ़ता है? दो बड़े फैक्टर हैं जो रिएक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक तो तरीका यह है कि रिएक्टेंट खुद एनवायरनमेंट से एनर्जी हासिल करे, और जब वो एक्टिवेशन एनर्जी को हासिल कर लेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि हम अपनी तरफ से उनको गिफ्ट कर दें। अब वो जो रिएक्टेंट है एनवायरनमेंट से पता नहीं कितनी देर में हासिल करेंगे, फिर वो एनर्जी उनके पास हासिल हो या ना हो। अगर हासिल हो गई फिर वो रिएक्शन होगा, कि उसमें कितनी देर लगेगी कोई अंदाजा नहीं। लेकिन अगर हम उनको अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देंगे तो वो रिएक्शन फौरन ही स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यानी उसको हीट क्या करती है? एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जब रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी मिल जाती है तो फिर इन दोनों के अंदर रिएक्शन भी जल्दी होगा। तो एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, हीट चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हासिल हो जाते हैं। उसके बाद हमने एक बात बार बार पहले भी डिस्कस की है, रिएक्शन उस वक्त होता है जब रिएक्टेंट के दरमियान कोलिजन हो, और जितना स्ट्रांगली कोलिजन होगा उतने ही रिएक्शन के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो जब हम किसी सिस्टम को जिसमें एंजाइम रखे हैं उसको जब गर्म किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू, और जितनी तेजी से वो मूव करेंगे उनके दरमियान कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे, और जब रिएक्टेंट में कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे तो रिएक्शन जल्दी स्टार्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और प्रोडक्ट जल्दी बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हीट प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, चूंकि हीट काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करती है तो मॉलिक्यूल मूव क्विकली। जब हीट काइनेटिक एनर्जी देगा मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो उनके आपस में टकराने के, कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सबस्ट्रेट और एंजाइम के आपस में टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे और रिएक्शन विल बी इंक्रीज, रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम किसी भी एंजाइम के मॉलिक्यूल को हीट देना शुरू करते हैं तो आपको पता है कि एंजाइम भी मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलकर बना है, मुख्तलिफ किस्म के।
तो जिस वक्त हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो ये जो एटम है ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर दें और इनके दरमियान जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो उनको ज़्यादा दूर नहीं जाने देते। लेकिन जिस वक्त आप इनको मज़ीद हीट करते चले जाएं, हीट करते चले जाएं, हीट करते चले जाएं, तो इनकी वाइब्रेशन बढ़ती चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि रस्सी टूट जाएगी। और जब ये रस्सी टूट जाएगी तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, जो गोल स्ट्रक्चर है, जिसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, एंजाइम अगर गोल है वो काम करेगा, एंजाइम गोल नहीं है वो काम नहीं कर सकता। तो वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल जिन्होंने एंजाइम को गोल बना के रखा हुआ है, वो जब टूट जाएंगे, बॉन्ड्स टूट जाएंगे, स्ट्रक्चर टूट जाएगा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर्ड। तो हीट इंक्रीजेज वाइब्रेशंस, चूंकि हीट की वजह से वाइब्रेशन भी बढ़ती है और वाइब्रेशन उन एटम्स की बढ़ती है जिन्होंने एंजाइम बनाना है। इफ वाइब्रेशन बिकम टू वायलेंट, अगर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एंजाइम का जो गोल स्ट्रक्चर है विच इज एसेंशियल, जो जरूरी है एंजाइम के काम करने के लिए, इज लॉस्ट, वो खत्म हो जाता है, एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर, एंजाइम डीनेचर हो जाता है। जैसे यहां हमने शुरू में बात की थी कि शुरू में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन अप टू सर्टेन, जैसे ह्यूमन बॉडी में 37, 38 तक, उसके बाद रिएक्शन कम होना शुरू हो। तो सबसे पहले जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया रिएक्शन बढ़ना शुरू हो गया, ऐसे बढ़ना शुरू हो गया। और जब ऑप्टिमम टेम्परेचर आ गया तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रिएक्शन मैक्सिमम है। जब हमने रिएक्शन को मजीद बढ़ाया तो एंजाइम का रिएक्शन खत्म होना, और एक वक्त ऐसा आएगा एंजाइम का रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, अगर ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते तो शायद रिएक्शन ऐसे बढ़ता चला जाए, लेकिन एंजाइम चूंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं और हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद रिएक्शन कम होना शुरू हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि रिएक्शन जीरो हो जाता है, और ये वो कंडीशन है जब एंजाइम टूट चुका होता है। अच्छा, आपने एक बात जहन में रखनी है कि यहां भी जीरो है, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था यहां भी जीरो, तो ये एट लो टेम्परेचर है, इस कंडीशन में जीरो है लेकिन एंजाइम इंटैक्ट है। अगर हम इस कंडीशन में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास रिएक्शन बढ़ना शुरू होगा, लेकिन इस कंडीशन में अगर हम रिएक्शन को, टेम्परेचर को कम भी करते हैं, रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन एंजाइम जो है वो डीनेचर हो चुके हैं। तो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ एंजाइम डीनेचर है, यहाँ एंजाइम डीनेचर नहीं है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ेगा, यहाँ टेम्परेचर को चेंज करने से रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, रिएक्शन ब्लॉक ही रहेगा क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो चुके हैं। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो पहले हमने फैक्टर्स की डेफिनेशन की, फिर उसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या असर होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या असर होता है और टेम्परेचर का क्या असर होता है। ये तीनों अलग-अलग अपने लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब सिर्फ एक फैक्टर रह गया, पीएच का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या असर होता है, इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.